नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपना YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बस्सी पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले की जो क्लास थी हमने ब्लड के बारे में अध्ययन किया और जो ये हार्ट की जो क्लास है वो इतनी इम्पोर्टेंट है। आपकी जो NTPC है, ग्रुप डी है या अदर किसी भी एग्जाम है, हार्ट में से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको जो अपना क्लास है इसको एक दूसरे को बताने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास में हम हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो ये हार्ट होता है, अब इस हार्ट की अगर हम बात करें, हार्ट को बोलते हैं हिंदी में हृदय। क्या बोलते हैं? हृदय। अब जो हार्ट होता है, अगर इस हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं तो हार्ट हमारे जो बॉडी है, इस बॉडी में हार्ट हमारे जो ये ब्लड है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, यानी ब्लड को परिसंचरण करने के लिए हार्ट की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक मोटर है और एक मोटर क्या काम करती है, अब जो पानी है उस पानी को प्रेशर करने का काम करती है, उसी प्रकार जो आपका हार्ट है, यह हार्ट भी क्या काम करता है, हमारी जो बॉडी होती है उस बॉडी में ये जो ब्लड है उस ब्लड को पंप करने का, यानी सभी स्थानों पर पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखो जो ये हार्ट है, इस हार्ट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब जो ये हार्ट है, जो भी एग्जाम है, जैसे NTPC है, ग्रुप डी है या अदर किसी भी एग्जाम है, उस एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और जो हार्ट का टॉपिक होगा मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं हो। बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो जो ये हार्ट है, अब जो हार्ट होता है ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो जिस प्रकार एक मोटर होती है वो मोटर क्या काम करती है, अगर जो ब्लड जो पानी होता है उस पानी को प्रेशर करने का काम करती है, उसी प्रकार जो ये हार्ट है, ये हार्ट भी हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड को प्रेशर करने का काम करती है, यानी प्रेशर यानी दाब उत्पन्न करने का काम करती है। यानी जो ब्लड है, ब्लड सभी स्थानों पर एक निश्चित समय पे पहुंच जाए, इसके लिए जो काम करता है वो आपका कौन करता है? हार्ट करता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इस हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और हार्ट के टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे लेवल से, जैसे जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, वो थ्योरी के बाद में फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखो जो हार्ट है, इस हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हार्ट है, इस हार्ट में दो नलिकाएं होती हैं। कितनी नलिकाएं होती है? दो नलिकाएं होती हैं। अब देखो, एक तो हम बात करते हैं, एक तो होती है सिरा, और एक नलिका होती है धमनी। मैं दो नलिकाओं की यहां बात कर रहा हूं, यानी एक नलिका तो क्या होती है? सिरा, और एक नलिका होती है धमनी। अब देखो सिरा, अब सिरा का मैं पहला शब्द लिया यहां से स शब्द से। अब स का मतलब क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जो नलिका आती है, यानी मैं क्या कह रहा हूं, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जो नलिका आती है उस नलिका को क्या कहते हैं? सिरा। यानी आपकी जो शरीर है, शरीर से हृदय में आने वाली नलिका, शरीर से हृदय में आने वाली नलिका वो क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है। और एक होती है धमनी। तो धमनी का मतलब इसका उल्टा रूप होता है धमनी, यानी मैं यहां लिख सकता हूं हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जो जाने वाली नलिका होती है उस नलिका को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और एक चीज और याद रखनी है आपको, जो सिरा होती है, इस सिरा में हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है। कौन सा ब्लड बहता है? अशुद्ध ब्लड बहता है। और जो धमनी होती है, इस धमनी में हमेशा कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता। अब देखो यहां से समझना होगा आपको, शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है और अशुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है। अब देखो जो अशुद्ध ब्लड होता है, अगर जो आपका ब्लड है, अगर उस ब्लड में
अगर उस ब्लड में CO2 मिली है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ब्लड में CO2 मिली है तो उस ब्लड को क्या कहेंगे, अशुद्ध ब्लड कहेंगे। अगर ब्लड है और उस ब्लड में, अगर ब्लड है और इस ब्लड में O2 मिली है, O2 मिली है, तो इस ब्लड को मैं क्या बोलूंगा, शुद्ध ब्लड बोलूंगा। और शुद्ध ब्लड हमेशा किस में बहता है, धमनी में बहता है। और जो अशुद्ध ब्लड होता है वो अशुद्ध ब्लड किस में बहता है, शिरा में बहता है। लेकिन इसके भी एक एक अपवाद है, यानी एक अपवाद है पल्मोनरी शिरा, एक अपवाद है पल्मोनरी शिरा। और जो पल्मोनरी शिरा होती है, इस पल्मोनरी शिरा में हमेशा जो ब्लड बहता है, ब्लड होगा साथ में O2 युक्त ब्लड होगा। यानी कैसा ब्लड होगा, हमेशा इसमें शुद्ध ब्लड बहेगा। कौन सा ब्लड बहेगा, शुद्ध ब्लड बहेगा। ऐसे ही हम एक और बात करते हैं, पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी में कैसा ब्लड बहेगा, तो इसमें ब्लड होगा और ब्लड के साथ क्या होगी, CO2 होगी। यानी मैं इसको बोल सकता हूं अशुद्ध ब्लड। कैसा ब्लड, अशुद्ध ब्लड। देखो यहां से आपको चार चीज याद रखनी है, एक तो शिरा, एक धमनी, एक शुद्ध ब्लड और एक अशुद्ध ब्लड। तो जो शिरा क्या होती है, ऐसी नलिकाएं, ऐसी नलिकाएं शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जाती है। यानी शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, शिरा। और जो शिरा होती है उसमें हमेशा कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। और अशुद्ध ब्लड का तात्पर्य क्या है, अगर ब्लड प्लस क्या मिली हो, CO2। और ऐसी नलिका जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाती है, यानी मैं क्या कह रहा हूं, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाती है, ऐसी नलिका को क्या बोलूंगा, धमनी बोलूंगा। और धमनी में हमेशा कैसा ब्लड बहता है, तो याद रखना धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है। तो शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड प्लस O2 युक्त ब्लड होता है। अब देखो इसके भी दो अपवाद है, यानी एक होती है पल्मोनरी शिरा और एक होती है पल्मोनरी धमनी। जो पल्मोनरी शिरा है, उस पल्मोनरी शिरा में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है, यानी ब्लड के साथ में क्या होगी, O2 होगी। और जो पल्मोनरी धमनी है, उस पल्मोनरी धमनी में क्या बहता है, हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है। और अशुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड होगा और साथ में क्या होगी, CO2 युक्त होगा। अब देखो आगे और हम बात करते हैं। अब देखो जो मानव का हृदय होता है, अगर इस हृदय की हम बात करें, मानव का जो हृदय होता है, इस हृदय की हम बात करें तो मनुष्य का हृदय एक मासलनुमा संरचना है। और जो इसका आकार है वो शंक्वाकार होता है। यानी इसके बारे में हम 4-5 पॉइंट लिखते हैं। यानी इसका जो कैसा है, एक मासलनुमा संरचना, एक मासलनुमा संरचना, मासल नुमा क्या होती है, संरचना होती है। और इसका आकार कैसा होता है, आकार होता है इसका शंक्वाकार। कैसा आकार होता है, शंक्वाकार। ठीक है। अब देखो इसके अगर वजन की बात करते हैं, वजन की, अगर इसके वजन की बात करें तो अगर मैं बात करूं पुरुष में इसका वजन होता है 300 ग्राम का। और महिला की अगर मैं इसमें बात करूं तो महिला होती है, महिला में 250 ग्राम का। महिला में कितना होता है, 250 ग्राम का। यानी वजन की अगर हम बात करें तो पुरुष में तो कितना होता है, 300 ग्राम का। और जो महिलाएं होती है, महिलाओं में कितना होता है, 250 ग्राम का। ठीक है। अब जो ये हृदय होता है, अगर इस हृदय की बात करें तो जैसे जो आपके लंग्स हैं, यानी जो आपके फेफड़े हैं, ये फेफड़े जो लंग्स हैं, ये आपके दोनों लंग्स हैं, एक तो बायां और एक क्या होता है, दायां।
ये दोनों आपके लंग्स है, ये कूपिकाएं भरी होती है, इसमें वायु भरी होती है, और इन दोनों के बीच में यहां पाया जाता है आपका हार्ट। ये होता है आपका हृदय। यानी जो हृदय होता है, अगर इस हृदय की हम बात करें तो जो हृदय होता है पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में, यानी ये पाया जाता है पसलियों के नीचे, पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में। फेफड़ों के बीच में, यानी पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में। अब देखो जो ये हृदय है एक आवरण से घिरा हुआ होता है, यानी हृदय एक आवरण में सुरक्षित रहता है। इस आवरण को बोलते हैं पेरिकार्डियम। यानी जो हार्ट है, हार्ट एक आवरण में सुरक्षित रहता है और इस आवरण को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। मैंने क्या कहा? एक मासलनुमा संरचना है, शंक्वाकार होता है। वजन की बात करें तो पुरुषों में 300 ग्राम का और महिलाओं में 250 ग्राम का होता है। और जो पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं ओर, यानी कुछ क्या होगा? बाईं ओर। यानी इसकी बात करें तो ये कुछ क्या होता है? बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक है, तो देखो बाईं ओर होता है। अब देखो इस आकार की और बात करें तो इसका आकार होता है मुट्ठी के समान, मुट्ठी के समान। देखो इतना याद रखना आपको, आकार की बात करें मुट्ठी के समान, मासलनुमा संरचना होती है, शंक्वाकार होता है। वजन की बात करें पुरुषों में 300 ग्राम का और महिलाओं में 250 ग्राम का। पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में हृदय का आवरण में सुरक्षित रहता है। इस आवरण को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। अब देखो जिसके अंदर, मैं क्या कर रहा हूं, जिसके अंदर हृदय का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, CARD, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। यानी हृदय के जिसमें अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को कहते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। हृदय एक मासलनुमा संरचना, पुरुषों में 300 ग्राम का, महिला में 250, फेफड़ों के बीच में रहता है, आवरण होता है पेरिकार्डियम कहलाता है। कार्डियोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है, मुट्ठी के समान होता है। ठीक है, बाकी और क्लास हम आगे बात करते हैं। अब देखो, अब मैं दो हृदय की बात कर रहा हूं। एक हृदय होता है मायोजेनिक हृदय, मायोजेनिक हृदय, और एक हृदय होता है न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक हृदय। मैं दो हृदय की भी बात कर रहा हूं, एक मायोजेनिक हृदय और एक है न्यूरोजेनिक हृदय। अब देखो मायोजेनिक हृदय का मतलब क्या होता है? ऐसा हृदय, हृदय एक अनैच्छिक क्रिया पर काम करता है, इच्छा की अनैच्छिक क्रिया पर। यानी जो मानव का हृदय है वो हृदय अनैच्छिक क्रियाओं पर कार्य करता है, यानी इसमें सउद्दीपन की क्रिया पाई जाती है। तो अगर इसकी बात करें, यानी ऐसा हृदय, ऐसा हृदय जिसमें सौ उद्दीपन की क्रिया पाई जाती है, यानी अनैच्छिक क्रिया,
अनैच्छिक क्रिया। ऐसे हृदय को मायोजेनिक हृदय कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें, मानव, जो मानव का हृदय है वो मानव का हृदय कैसा है, मायोजेनिक हृदय है। और मायोजेनिक हृदय का मतलब क्या होता है, ऐसा हृदय जिसमें सउद्दीपन की क्रिया पाई जाती हो, यानी अनैच्छिक क्रियाएं हो, ऐसे हृदय को हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक हृदय कहते हैं। एक होता है न्यूरोजेनिक हृदय। न्यूरोजेनिक हृदय का मतलब होता है ऐसा हृदय जो क्या करता है, जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा किया जाता हो। यानी इसमें मैं लिखूं ऐसा हृदय जिसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाए, न्यूरोजेनिक हृदय कहलाता है। न्यूरोजेनिक हृदय कहलाता, यानी ऐसा हृदय जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, यानी न्यूरोजेनिक हृदय कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो कॉकरोच होता है, उस कॉकरोच का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक हृदय। मैं कह रहा हूं एक तो मायोजेनिक हृदय जिसका सउद्दीपन की क्रिया हो, यानी सउद्दीपन होता हो, उसमें अनैच्छिक क्रियाओं पर कार्य करता हो, उसको मायोजेनिक हृदय। और मानव का हृदय कैसा होता है, मायोजेनिक हृदय होता है। एक होता है न्यूरोजेनिक हृदय। न्यूरोजेनिक हृदय का मतलब होता है उसका जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। देखो जरा हम सोचते हैं, कॉकरोच हमारे रसोई घर में पाया जाता है, और कॉकरोच जैसे ही कोई व्यक्ति उसके पास में आता है तो कॉकरोच अपनी जो हृदय की धड़कन है उसको बंद कर लेता है, और वो ऐसा समझता है अपना शत्रु आ गया, तो वो जो सामने वाला ऐसा सोचेगा ये जो कॉकरोच है मरा हुआ है, यानी वो उसको छोड़कर चला जाएगा, और वो फिर अपने आप को ही जो हृदय धड़कन है वापस उसको कर लेगा चालू। तो इसका मतलब उसका जो हृदय किसके द्वारा, मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, इसलिए उसके हृदय को क्या कहते हैं, मायोजेनिक हृदय कहते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं। अब देखो हृदय क्या होता है, हृदय के प्रकोष्ठ बटे होते हैं, यानी हृदय 2 प्रकोष्ठों में भी होता है, 3 कोष्ठों में भी होता है, और 4 कोष्ठों में भी होता है। यानी जिस प्रकार एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के जिस छत्ते में जिस प्रकोष्ठ होते हैं, उसी प्रकार हृदय में भी क्या पाए जाते हैं, प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक ऐसा हृदय होता है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा हृदय जिसमें केवल 2 कोष्ठों का हृदय हो, 2 कोष्ठों का हृदय। 2 कोष्ठों का मतलब क्या होता है, जो हर्ट है, जैसे मान लो कि ये कोई हर्ट है, और इस हर्ट को मैं 2 भागों में बांट दिया यहां से, यानी मैं इस हर्ट को 2 भागों में बांट दिया। जो ऊपर वाला जो भाग होगा इसको तो बोलते हैं आलिंद, क्या बोलते हैं, आलिंद। और जो नीचे वाला भाग होगा इसको क्या बोलते हैं, निलय। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो 2 कोष्ठों का होगा, इसमें एक तो क्या होगा, आलिंद होगा, और दूसरा क्या होगा, निलय। यानी 2 कोष्ठों में बोल सकता हूं, एक तो क्या होगा इसमें आलिंद, और एक ही क्या होगा, निलय। यानी एक आलिंद और एक निलय। अब देखो जो इस प्रकार का जो हृदय पाया जाता है, उस हृदय में जो ब्लड होता है वो ब्लड CO2 युक्त होता है, यानी क्या बोलूंगा,
अशुद्ध ब्लड ही परिसंचरण करता है, अशुद्ध ब्लड, और अशुद्ध ब्लड ही परिसंचरण करता है, परिसंचरण करता है। यानी ऐसा कोई हृदय होगा तो अशुद्ध ब्लड हमेशा सिराओं में होता है, यानी उसको बोलूंगा मैं सिरीय हृदय। क्या बोलूंगा? सिरीय हृदय। और जो भी आपके मछली वर्ग होती है, यानी पिसीज वर्ग, पिसीज वर्ग, एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं तो मछलियां, उस मछलियों में क्या पाया जाता है? एक आलिंद और एक निलय, यानी सिरीय हृदय पाया जाता है। कैसा हृदय? सिरीय हृदय। और सिरीय हृदय का मतलब क्या होता है? एक आलिंद होता है और एक क्या होता है? निलय होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, हृदय के जो प्रकोष्ठ होते हैं, यानी ऐसा हृदय जिसमें दो प्रकोष्ठ हो, एक तो क्या हो? आलिंद, और दूसरा क्या हो? निलय। अब एक आलिंद एक निलय होगा तो उसमें जो ब्लड बहेगा, जो ब्लड सर्कुलेट करेगा, वो ब्लड के साथ में क्या होगी? CO2 होगी। यानी अगर CO2 युक्त ब्लड कहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिरीय हृदय कहते हैं। और सिरीय हृदय किस में पाया जाता है? जो मछली वर्ग होता है उसमें कैसा हृदय पाया जाता है? सिरीय हृदय पाया जाता है। अब देखो और आगे, अब देखो, अब एक ऐसा हृदय होता है यानी जिसके 3 कोष्ठों का हृदय होता है, 3 कोष्ठों का हृदय, 3 कोष्ठों का हृदय। अब देखो 3 कोष्ठों का मतलब क्या हो गया? ये आपका कोई हर्ट है और इस हर्ट में मैंने पहले बनाया 2 प्रकोष्ठ और एक ही, सॉरी इसको डिलीट करते हैं। तीन कोष्ठों का हृदय, 3 कोष्ठों का हृदय। देखो 3 कोष्ठों में क्या होगा? मान लो कि यह आपका हर्ट है, इस हर्ट में ये 2 प्रकोष्ठ और इसमें एक प्रकोष्ठ ये, यानी ये भाग ऊपर वाला क्या होता है? आलिंद, और ये नीचे वाला भाग क्या होता है? नीला। अब देखो ये आलिंद होगा तो ये भी क्या होगा? आलिंद, आलिंद, यानी ये हो गया आपका बायां और ये कैसा हो गया? दायां, और ये नीला है। तो यानी ऐसा हृदय जिनमें 3 प्रकोष्ठ हो, यानी 2 तो क्या होते हैं? आलिंद, और एक क्या होता है? एक होता है नीला, यानी 2 आलिंद और एक नीला। और ये ऐसा हृदय पाया जाता है जो रेप्टाइल वर्ग होता है, रेप्टाइल वर्ग, रेप्टाइल वर्ग, जैसे मेंढक वगैरह, मेंढक, उन मेंढक में क्या पाया जाता है? 3 प्रकोष्ठों का हृदय पाया जाता है, यानी 2 आलिंद और एक क्या होते हैं? नीला। ठीक है, और देखते हैं हम आगे। अब देखो जो चौथा है वो अपना इंपॉर्टेंट है, यानी अगर उसकी हम बात करें, यानी ऐसा हृदय जिसमें 4 कोष्ठ हो, यानी 4 कोष्ठों, 4 कोष्ठों का हृदय, 4 कोष्ठों का हृदय, यानी कोष्ठ कितने होते हैं? 4। तो इसका मतलब देखो एक हृदय ऐसा, इसमें देखो ये, अब इसमें क्या होगा? पहले 2 कोष्ठ
और फिर ये दो कोष्ठ हो, यानी ऊपर के जो कोष्ठ होंगे उसको तो बोलते हैं आलिंद। तो ये भी क्या हो गया, आलिंद। और नीचे के जो कोष्ठ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, निलय। तो ये भी क्या हो गया, निलय। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर के जो कोष्ठ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आलिंद, और नीचे के जो कोष्ठ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, निलय। अब देखो इसमें क्या होगा, 4 प्रकोष्ठ होंगे। तो 4 प्रकोष्ठों का मतलब क्या हो गया, 2 तो क्या हो गए आलिंद और 2 ही क्या हो गए निलय। तो इसका मतलब ये भाग कौन सा हो गया, बायां, और ये भाग कौन सा हो गया, दायां। तो बायां आलिंद और बायां निलय, और दायां आलिंद और दायां निलय। अब देखो जो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो मानव होता है, मानव, उस मानव में कैसा हृदय पाया जाता है, 4 कोष्ठों का हृदय पाया जाता है। अब देखो जो इस 4 कोष्ठों का है, इसी के हम बात करेंगे, इसी का ये अध्ययन करेंगे। यानी इसमें देखो जो ऊपर वाली संरचना होती है, ऊपर वाले कोष्ठ होते हैं, उन ऊपर वाले कोष्ठों क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। नीचे वाले कोष्ठ होते हैं उनको क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। यानी एक तरफ क्या होगा बायां आलिंद और एक तरफ क्या होगा दायां आलिंद, और एक तरफ क्या होगा बायां निलय और एक तरफ क्या होगा दायां निलय। ठीक है, तो इसमें जो 4 आलिंद, 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं, यानी 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और ऐसा हृदय किस में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। ठीक है, अब हम इस हृदय की बात करते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहां से समझना आवश्यक है, और अगर ये टॉपिक यहां से अगर आपके समझ में आ गए तो अब इसके बाद में 5-7 क्वेश्चन बनते हैं। तो साइंस का मतलब ये होता है डायग्राम को समझो, डायग्राम को समझ के ही कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी हम क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, अन्यथा रटने से पार नहीं पड़ने वाले। अब देखो मैं अभी यहां आपके फेफड़े बनाता हूं, तो जैसे ये आपके फेफड़े हैं, ये फेफड़े आगे चलकर जो आपकी श्वास नली है, ये श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है और फिर और अधिक भागों में बढ़ जाती है। यानी ये श्वास नली 2 भागों में बढ़ गई, 2 के बाद में फिर ये और अधिक भागों में बढ़ जाती है, और ये होते हैं आपके फेफड़े। ये होते हैं आपके फेफड़े। अब जो ये फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में यहां आपका पाया जाता है हार्ट, और इस हार्ट को हम अध्ययन की सुविधा के लिए यहां बनाते हैं थोड़ा सा। और यहां मान लेते हैं अपने कोशिका। अब देखो जो ये हार्ट है, ये 4 चैम्बरों में, यानी इस भाग को क्या बोलेंगे, यह आपका दायां भाग होगा, तो ये क्या हो गया बायां भाग होगा, तो ये क्या हो गया बायां आलिंद। और ये कौन सा भाग हो गया, ये हो गया आपका दायां आलिंद। अब इसमें देखो ये कौन सा भाग हो गया, ये बायां निलय। और ये कौन सा भाग हो गया, ये आपका भाग हो गया दायां निलय। और ये होती है आपकी कोशिका, और ये होते हैं आपके फेफड़े।
अब देखो क्या होगा, अब यहां जो फेफड़े हैं, इस फेफड़ों में ये होती है, ये गुब्बारे नुमा संरचना होते हैं जिसे वायु कूपिकाएं बोलते हैं, वायु कूपिकाएं, कूपिकाएं। इन वायु कूपिकाओं में O2 और क्या में रही होती है, CO2। वायु कूपिका में क्या होती है, O2 और CO2। अब देखो यहां से नलिकाएं आएगी इस हृदय में, यहां से एक नलिका निकलेगी इस हृदय में। यानी मैंने कहा था कि जो ब्लड होती है उस ब्लड में प्लाज्मा पाया जाती है, कितना % भाग पाया जाता है प्लाज्मा का, 55%। और इस प्लाज्मा में मैंने कहा था 90 से 92% क्या होता है, जल होता है, बाकी 5 से 6 या 7% क्या होती है, प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन में बताया था कि इस प्रोटीन का क्या काम है, प्रासरण दाब उत्पन्न करना। तो प्रासरण दाब का मतलब यह होता है हम कौन सी गैस लेते हैं, यानी हम सभी गैसें लेते हैं फेफड़ों के माध्यम से, लेकिन यूज किसका करते हैं, O2 का यूज करते हैं। तो इस प्रासरण दाब के कारण इन कूपिकाओं में से O2 जो गैस है वो इसमें आ जाएगी। और मैंने कहा था, एक शब्द लिखा था मैंने धमनी, और एक लिखा था शिरा। अब जो शिरा और धमनी यानी हृदय के शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जाने वाली नलिका, और उस नलिका को क्या बोलते हैं, शिरा। क्या बोलते हैं, शिरा। लेकिन मैंने एक और बोला था, अगर जो शिरा होगी उस शिरा में जो ब्लड कैसा होगा, ब्लड होगा साथ में क्या होगी, CO2, यानी अशुद्ध ब्लड बहेगा। लेकिन मैंने और कहा था अक जो धमनी है उस धमनी में कैसा ब्लड होगा, O2 युक्त ब्लड होगा। यानी इसमें तो जो ब्लड बहेगा वो कैसा ब्लड बहेगा, इसमें तो हमेशा शुद्ध ब्लड बहेगा। कैसा, शुद्ध। और इसमें जो ब्लड बहेगा वो कैसा, अशुद्ध ब्लड बहेगा। कैसा, अशुद्ध। लेकिन मैं कह रहा हूं शिरा, शिरा का मतलब शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जो जाने वाली नलिका होती है उसको शिरा कहते हैं। और इस जो कूपिकाएं, फेफड़े हैं, इनको फुफ्फुस भी बोलते हैं, और फुफ्फुस को इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी। तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जो जाने वाली नलिका होती है वो क्या होती है, शिरा। और ये कैसी शिरा होगी, ये होगी आपकी पल्मोनरी शिरा। कैसी शिरा, पल्मोनरी शिरा। अब देखो जो पल्मोनरी शिरा है इसमें ब्लड कैसा है, ब्लड है, और ब्लड के साथ में क्या है, O2 है। इसका मतलब कैसा ब्लड है, इसमें शुद्ध ब्लड है। अब देखो यहां जब इसमें 75% ब्लड भर गया, इसमें जब 75% ब्लड भर गया तो एक कपाट होती है, एक कपाट होती है द्विवलन कपाट। जब ये कपाट क्या होगी, खुल जाएगी, और कपाट खुलने से ब्लड किस में आ गया, इसमें आ गया। इसका मतलब नीले में आ गया। अब नीले में ब्लड भर गया तो यहां एक अर्धचंद्राकार कपाट होगी, और ये कपाट खुल जाएगी, और जो ब्लड है वो ब्लड किस में आ जाएगा, कोशिकाओं में आ जाएगा। इसका मतलब यहां से ब्लड किस में आया, कोशिका में। इसका मतलब अब इसमें देखो ब्लड था, और ब्लड के साथ में क्या थी, O2। इसका मतलब कैसा ब्लड था, शुद्ध ब्लड था, शुद्ध ब्लड था। अब मैंने कहा था हृदय से, जो हृदय है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली नलिका, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं, धमनी। और ये कैसी धमनी होगी, महाधमनी। तो इसका मतलब इसको क्या बोलूंगा, महाधमनी। अब देखो जो ये कोशिका है, इस कोशिका में हमारा भोज्य पदार्थ होगा, और वो भोज्य पदार्थ होगा वो क्या होगा, एक ग्लूकोज होगा। यानी जो आपकी कोशिका थी C6H12O6, इसमें ग्लूकोज होगा, और आपके जो ब्लड से ये O2 आई थी,
ये O2 आई थी तो इसके साथ O2 मिलेगी, और O2 मिलेगी तो किसका निर्माण करेगी, CO2 का, साथ में किसका, जल का निर्माण करेगी। तो मैं यहां से ये बात बोलना चाह रहा हूं कि इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा, हमारी बॉडी में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस 38 एटीपी ऊर्जा में से 36 एटीपी ऊर्जा, जो 36 एटीपी ऊर्जा होती है वो उसका निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, जो ये कोशिका का, इसको शक्ति ग्रह या इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, पूरी बॉडी में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस 38 एटीपी ऊर्जा में से 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और ये एटीपी होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है, और एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब देखो इस कोशिका में क्या होगा, कि इस कोशिका में C6H12O6 था, ग्लूकोज था, और ये ग्लूकोज O2 से क्रिया किया। O2 कहां से आई, महाधमनी के माध्यम से हार्ट में से आई, और इससे किसका निर्माण हुआ, CO2 का निर्माण हुआ। अब देखो इस कोशिका में से यानी कौन सी वायु आई थी, यानी O2 आई थी, और बना क्या, CO2 बना। इसका मतलब यहां से एक नलिका और निकलेगी, और ये नलिका है इस दाया आलिंद में आ गई। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक नलिका और निकलेगी, और ये नलिका किस में आ गई, दाएं आलिंद में। अब देखो जो इसमें जो ब्लड आएगा, ब्लड, और इस ब्लड के साथ मैं क्या कर रहा हूं, जो O2 थी वो O2 किस में कन्वर्ट हो गई, वो CO2 में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब जो ब्लड है, अब इस ब्लड के साथ में क्या हो गया, CO2 हो गए। और जब ब्लड के साथ में CO2 हो जाती है, मैं क्या कर रहा हूं, जब ब्लड के साथ में CO2 हो जाती है तो ऐसे ब्लड को क्या कहते हैं, अशुद्ध ब्लड कहते हैं, अशुद्ध ब्लड कहते हैं। और मैंने कहा था, अगर देखो इस नलिका की अगर नाम की बात करते हैं तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जाने वाली नलिका, और उस नलिका को क्या कहते हैं, शिरा बोलते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अगर शिरा और धमनी का मतलब होता है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली नलिका, और शिरा का मतलब होता है शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में आने वाली नलिका, उसको क्या कहते हैं, शिरा। अगर इसका व्यास ज्यादा होगा तो इसको मैं बोलूंगा महाशिरा, और महाशिरा हो गया तो इसका मतलब इसमें ब्लड कैसा हुआ, ब्लड प्लस साथ में CO2 यानी अशुद्ध ब्लड बहा। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही 75% ब्लड, जैसे ही 75% ब्लड दाया आलिंद में भर गया तो यहां एक कपाट होगी, यहां एक कपाट होगी, त्रिवलन कपाट, और ये कपाट खुल जाएगी तो ब्लड किस में आएगा, निलय में आएगा। और जब निलय पूर्ण रूप से भर जाएगा तो यहां एक अर्धचंद्राकार कपाट होगी, और इस कपाट से ब्लड किस में जाएगा, कूपिकाओं में चला जाएगा। अब देखो अगर मैं इसके नाम की अगर बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली नलिका। तो इस हृदय से जो भी नलिका जाती है उसको क्या बोलते हैं, धमनी। क्या बोलते हैं, धमनी। और ये धमनी हो गया। अब देखो ये किस में जा रही है, ये कूपिकाओं में, फेफड़ों में जा रहा है। फेफड़ों को फुफ्फस बोलते हैं, फुफ्फस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पल्मोनरी। तो ये कैसे धमनी हो गई, पल्मोनरी।
पल्मोनरी धमनी, यानी जो पल्मोनरी धमनी। अब देखो यहां से इसमें जो ब्लड आया था उस ब्लड में क्या था, ब्लड तो था, ब्लड के साथ में क्या था, CO2 थी। इसका मतलब इसमें ब्लड आएगा वह कैसा आएगा, अशुद्ध ब्लड आएगा। और अशुद्ध ब्लड तो मैंने कहा था हमेशा ही किस में बहता है, शिराओं में बहता है, लेकिन ये इसके क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। यानी पल्मोनरी धमनी, और पल्मोनरी धमनी में हमेशा कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध अशुद्ध ब्लड बहता है, जबकि पल्मोनरी शिरा में कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है। ठीक है, अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से, अगर मैं बात करूं जो मानव का हृदय होता है, मानव के हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मानव के हृदय में जो ब्लड आता है वो 2 बार जाता है। यानी अब देखो इसका थोड़ा सा और, यानी ये आपकी कुपिकाएं थी, इन कुपिकाओं में वायु भरी थी, तो इसका मतलब ये परासरण दाब के कारण O2 तो आ गई, तो O2 साथ में क्या आ गया, ब्लड। तो इसका मतलब O2 आया और O2 के साथ में क्या आया, ब्लड। तो इसमें जो ब्लड आया वह कैसा ब्लड था, शुद्ध ब्लड था। तो शुद्ध का मतलब, और शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जाने वाली नलिका, तो इसको क्या कहते हैं, शिरा। लेकिन कौन सी शिरा, पल्मोनरी शिरा। और पल्मोनरी शिरा में हमेशा कौन सा ब्लड बया, ब्लड प्लस O2 यानी शुद्ध ब्लड बया। तो इसका मतलब यहां से ब्लड इसमें आ गया। जब ये आलिंद 75% भर गए तो यहां से एक द्विवलन कपाट थी, वो द्विवलन कपाट खुल गई, तो ब्लड किस में आ गया, नीले में आ गया। जब नीले पूर्ण रूप से भर जाएगा तो ब्लड इस नलिका के माध्यम से कोशिका में जाएगा। इसका मतलब ब्लड था, ब्लड के साथ में क्या थी, O2, यानी कौन सा ब्लड था, शुद्ध ब्लड था। और शुद्ध ब्लड हमेशा, यानी इस भाग को तो क्या बोलूंगा मैं, जो नलिका होगी, इस नलिका को मैं बोलूंगा क्या, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली नलिका, तो उसको तो क्या बोलते हैं, धमनी। लेकिन ये कैसे धमनी होगी, महाधमनी होगी। अब यहां जो आपकी कोशिका थी, इस कोशिका में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन द्वारा विघटन हुआ। श्वसन की डेफिनेशन समझते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज C6H12O6, इसका O2 की उपस्थिति में किसका निर्माण हुआ, CO2 का निर्माण हुआ। और ये क्रिया कहां हुई, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 ATP का मतलब क्या होता है, अब जो बॉडी होती है उस बॉडी में जो ऊर्जा संचित होती है, निर्माण होता है, वो ATP के रूप में होता है। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसका एक और है नाम यानी ATP, और ADP का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब देखो 38 ATP 36 ATP ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। अब देखो ये कोशिका थी, इस कोशिका में O2 आई थी, और O2 किस में कन्वर्ट हो गई, CO2 में। यानी अब जो ब्लड जाएगा किसमें, हार्ट में, तो इसका मतलब अब जो ब्लड जाएगा वह कैसा जाएगा, ब्लड होगा साथ में क्या होगी, CO2। यानी अब जो ब्लड जाएगा वह कैसा होगा, अशुद्ध ब्लड होगा। और अशुद्ध ब्लड होगा, इसका मतलब इस नलिका का मैं क्या नाम दूंगा, तो इसका मतलब यहां से जो ये नलिका जाती है, इस नलिका का मैं नाम की अगर बात करता हूं तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में जो जाने वाली नलिका होती है, उस हृदय में जाने वाली नलिका को क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये व्यास में ज्यादा होगी तो इसको क्या बोलूंगा, महाशिरा बोलूंगा। और इस महाशिरा में कैसा ब्लड जाएगा, ब्लड प्लस CO2, यानी कैसा ब्लड जाएगा, अशुद्ध ब्लड जाएगा। अब देखो जब ये 75% भर गया तो यहां से एक त्रिवलन कपाट होगी, खुलेगी, तो खुलेगी तो ब्लड किस में आएगा, नीले में आएगा। नीले में जब ब्लड भरेगा तो ये वापस किस में जाएगा, आपके फेफड़ों में, और ये फेफड़ों में जाएगा तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली नलिका धमनी कहलाती है, और इसमें हमेशा अशुद्ध ब्लड बहेगा। इसका मतलब ये कौन सी धमनी होगी, पल्मोनरी धमनी होगी। तो एक्सेप्शन होता है, एक तो पल्मोनरी धमनी और एक पल्मोनरी शिरा। तो इसका मतलब मैं इसके अर्थ की अगर बात करता हूं तो इसमें देखो इस जो चैम्बर है ये कौन सा है, बायां। अगर इस बाएं चैम्बर की बात करूं तो इस बाएं चैम्बर में हमेशा कैसा ब्लड रहता है, शुद्ध ब्लड रहता है। और इस दाएं चैम्बर की बात करूं तो इसमें हमेशा कैसा ब्लड रहता है,
अशुद्ध ब्लड बहता है, इसलिए मानव के हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, अर्थात इसमें ब्लड शुद्ध भी बहता है और अशुद्ध भी, यानी ब्लड कितने बार परिसंचरण करता है, 2 बार परिसंचरण करता है। अब देखो यहां से जो एग्जाम की दृष्टि से वो कितने हैं, एक तो ये पूछता है ऐसी कौन सी शिरा है जिसमें हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है, तो बताओ आंसर, इसके जो डायग्राम है इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा में हमेशा कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है। एक प्रश्न दूसरा, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है, तो पल्मोनरी धमनी, और पल्मोनरी धमनी में हमेशा कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। अगर ब्लड के साथ में O2 मिला दी तो शुद्ध ब्लड बन जाता है, अगर ब्लड के साथ में CO2 मिला दी तो वह क्या बन जाता है, अशुद्ध ब्लड बन जाता है। CO2 को O2 या O2 को CO2 में कन्वर्ट कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न ये भी बनता है। अब तीसरा जो प्रश्न की बात करेंगे, हृदय के किस भाग में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है, तो हृदय के बाएं भाग में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है। हृदय, अगला प्रश्न बनता है, हृदय के किस भाग में अशुद्ध ब्लड बहता है, तो हृदय के हमेशा दाएं भाग में कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। ठीक है, यहां तक की क्लास हुई, बाकी की जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।